हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर का नाम क्यों पड़ा और इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो केमिकल में जो मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है और कितने रेट से हो रहा है, इसी को हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ते क्या है? इन दिस चैप्टर वी डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम क्या क्या देखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी। यानी कि ये रिएक्शन किन किन फैक्टर से ये अफेक्ट होते हैं, जैसे टेम्परेचर से, प्रेशर से या कंसंट्रेशन से, कैसे कैसे ये अफेक्ट होते हैं, उन्हीं फैक्टर की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे और उनसे अफेक्ट होने वाले जो जो फैक्टर्स होंगे। अब बात आती है कि क्या हम सभी टाइप के रिएक्शंस की स्टडी कर सकते हैं? क्या सभी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो रिएक्शंस का अगर हम बात करें तो रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है ना। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। इनको जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड पे बात किया गया है, यानी कि किसकी स्लो रेट है, किसका स्पीड धीमा होगा, किसका तेज होगा, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले जो डिवाइड किया गया है वो है वेरी फास्ट रिएक्शन। जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा है उसको हम रखे हैं वेरी फास्ट रिएक्शन में, और जिसका स्पीड बहुत स्लो है उसको हम रखे हैं वेरी स्लो रिएक्शन में। और सबसे लास्ट क्या आता है? मॉडरेट रिएक्शन, यानी जो बीच वाला होता है। एक तो वेरी फास्ट, एक वेरी स्लो और एक मॉडरेट रिएक्शन। जो बहुत तेजी से हो रहा है वो वेरी फास्ट रिएक्शन, और जो बहुत स्लो हो रहा है वो वेरी स्लो, और जो बीचों बीच में यानी मॉडरेट रिएक्शन है, ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ना तो बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन क्या है। वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी आयनिक रिएक्शन होती है, आयन होता है, तो उसमें आयन क्या होते हैं, इनका जो रिएक्शंस होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो वेरी फास्ट होने के कारण हम इनका रेट नहीं देख पाएंगे। तो पहली बात तो हम इनको मेजर ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, तो यानी इनको हम नहीं निकाल पाएंगे, यानी इनका हम रेट नहीं देख सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस का। फिर आता है क्या? वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शन, ये रिएक्शन इतनी धीमे प्रोसेस होती है, इतना धीमे होती है कि हो सकता है हफ्तों लग जाए, है ना, हो सकता है महीनों लग जाए, हो सकता है साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, इतने लंबे वर्ष लग जाए या इतने लंबा समय लग जाए कि हम उसका वेट ही नहीं कर सकते, है ना। तो इतना स्लो रिएक्शन है कि उनको हम किस रेट से बदल रहा है वो हम रेट नहीं निकाल पाएंगे। तो यानी इसको हम यहाँ पर वी कैन नॉट कैलकुलेट द रेट ऑफ वेरी स्लो रिएक्शंस। ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे हो एग्जांपल क्या हो गया? रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोग देखे हो कि लोहा अगर बाहर रख दिया जाए तो उसमें जंग लगता रहता है धीरे धीरे, है ना। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, क्या हम बैठ के उसका इंतजार करेंगे क्या? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, है ना, इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। फिर क्या आता है? एलोट्रॉपिक कन्वर्जन। एलोट्रॉपिक कन्वर्जन में मतलब क्या होता है कि एलोट्रॉप्स का कन्वर्जन होता है। जैसे कोई कार्बन है वो डायमंड में चेंज हो रहा है तो कई साल लग जाते हैं डायमंड में चेंज होते होते, तो ये भी क्या होता है? वेरी स्लो रिएक्शंस होता है। तो एक बात दिमाग में बैठ गई, तो हम वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन का स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम किसका पढ़ने वाले हैं? मॉडरेट रिएक्शन की बात करने वाले हैं, और यही रिएक्शन पूरे चैप्टर में चलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉडरेट रिएक्शन होता क्या है। जो ना तो वेरी फास्ट हो ना तो वेरी स्लो हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन में कौन सी रिएक्शंस आती हैं? जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट कर, है ना, जब रिएक्शंस करते हैं क्या होते हैं? वो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। लेकिन अगर आयनिक रिएक्शन है, आयन की रिएक्शन है, वो क्या होगा? वेरी फास्ट रिएक्शन होगा। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है स्लो रिएक्शन में, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, इलेक्ट्रोपिक कन्वर्जन है, ये क्या होते हैं? वेरी स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, कोई अगर आयरन है वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके क्या बना लेगा? आयरन का ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? आयरन का ऑक्साइड। फिर आयरन का ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन मिलेगा उसको और क्या बना लेगा? यहाँ पर Fe2O3 बना लेगा।
और नमी पाकर H2O पाकर क्या बना लेगा, Fe2O3 H2O बना लेगा। यही रस्टिंग होता है। तो ये रस्ट हो जाएगा यहाँ पे, और इसी को हम बोलते हैं जंग का लगना। तो आयरन में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हमको पढ़ना है किसके बारे में तो रस्ट का मतलब क्या है, Fe2O3.H2O। इसको हम पढ़ ही नहीं सकते, तो हमको पढ़ना किसे है, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करनी है। जो भी बात करनी है हमको किसके बारे में बात करनी है, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करनी है। और इस पूरे चैप्टर में जो रिएक्शन चलनी है वो मॉडरेट रिएक्शन की ही चलेगी, बाकी सबको हमको नहीं पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। जैसे एक पॉइंट आता है कि रेट क्या होता है या रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो जैसे हम लोग रेट की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, कंसंट्रेशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसी को हम रेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। रेट का मतलब केवल कंसंट्रेशन चेंज होना नहीं है। रेट का मतलब कंसंट्रेशन भी बदल सकता है समय के साथ, और मास भी बदल सकता है समय के साथ, अमाउंट भी बदल सकता है समय के साथ, और मोल भी बदल सकता है समय के साथ, और प्रेशर भी बदल सकता है समय के साथ। यानी कंसंट्रेशन, मास, अमाउंट, मोल, प्रेशर अगर ये समय के साथ बदल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो रिएक्शन के साथ हो रही है इसलिए क्या बोलते हैं, इनको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो जब भी बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो अगर कंसंट्रेशन, मास, अमाउंट, मोल, प्रेशर ये सब अगर टाइम के साथ डिवाइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। अब रेट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एवरेज रेट को बोलते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस रेट को बोलते हैं डी सी अपॉन डी टी। अभी एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। एवरेज का मतलब एक लंबे समय में, है ना, निकाला गया एक अंतराल होता है जिसको हम एवरेज बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एट दैट टाइम, उसी टाइम पे। जैसे मैं बोलूं कि कोई ट्रेन जा रही है, यहाँ से कोई ट्रेन, मान लीजिए यूपी से कोई ट्रेन निकल रही है दिल्ली के लिए। तो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर उससे पूछा जाए कि दिल्ली पहुंचने के बाद कि आप किस स्पीड से पहुंचे, तो वही बताएगा लगभग, है ना, गाड़ी जो चली है वो 90 के आसपास चली है। तो ये लगभग बताइए, लेकिन पूरे रास्ते में क्या गाड़ी 90 की इस रफ्तार से चली है क्या, नहीं। तो कहीं पर गाड़ी रुकी है, जीरो भी हुई है, और कहीं पर बहुत धीमी भी हुई, और कहीं पर 90 से तेज भी हुई होगी। तो ये क्या था, एक एवरेज था। लेकिन अगर वो गाड़ी में बैठा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताइए गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, आप इसी समय पे देख के बताओ, तो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। तो यानी आपको तुरंत अगर बताना पड़ जाए वो कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस टाइम बोलेंगे, अगर आप समय देख के बता रहे हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक अंतराल होता है, और इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट पॉइंट, आपको उसी टाइम पे बताना है। तो ये फार्मूला हो गया एवरेज रेट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जहां पर डेल्टा आएगा उसका मतलब क्या होता है, चेंज होता है। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, आपके अंदर कितना चेंज आया है वही क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब क्या है कि आप फाइनल कैसे हैं और इनिशियल पहले कैसे थे, अब कैसे हैं और बाद में आप कैसे थे, क्या यही आपके अंदर चेंज है। तो जब भी चेंज आएगा, डेल्टा आएगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगा। अब डेल्टा सी बराबर क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, और डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ये एवरेज रेट हो गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DC अपॉन DT। चूंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड में हो रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, DC अपॉन DT। जैसे आप लोग पढ़े हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या हुआ करता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या हुआ करता था, dV अपॉन dt हुआ करता था। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, R बराबर DC अपॉन dt हो जाएगा, जो कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड है। अब हमने देख लिया कि एवरेज रेट क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या है। अब हमने एवरेज की बात कर लिया, इंस्टेंटेनियस कर लिया, आप कौन है, आप कौन है, इन सब की बात हो गई। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनको हमको समझना है। यानी एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में रिलेशन क्या है, इस पर हमको बात करनी है। तो इन पे रिलेशन क्या है हम लोग देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी अब बराबर डी सी अपॉन डी टी। ये लिमिट ले लिया जाएगा, डेल्टा टी 0। ये अभी कैसे आया फार्मूला हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी 0 के लगभग आ जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये इसका रिलेशन होता है। लेकिन हम इसको समझने वाले हैं ये फार्मूला आया कैसे आया। तो ये फार्मूला यहां से क्लियर होने वाला है।
जैसे हमने एक ग्राफ बना लिया कि समय के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए और यहाँ पे एक ग्राफ तैयार हुआ है। इस ग्राफ में टाइम t2 है और यहाँ पे कंसंट्रेशन c2 है। यहाँ पर टाइम t1 है और कंसंट्रेशन क्या है, c1 है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस देखा जाए, अगर कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, c2 और t2, और इसका क्या हो जाएगा, c1 और t1 हो जाएगा। हमने एक पॉइंट माना है a और यहाँ पे एक पॉइंट माना गया है b। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम डेल्टा t 0 लेके चले तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा t 0 होने का मतलब t2 माइनस t1 बराबर क्या, 0। t2 माइनस t1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और इसका मतलब क्या, t2 t1 की तरफ चल रहा है। अगर t2 माइनस t1 बराबर 0, इसका मतलब क्या, t2 t1 की तरफ चल रहा है। इसका मतलब c2 किसकी तरफ चलेगा, c1 की तरफ चलेगा। और c2 माइनस c1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि डेल्टा c बराबर क्या हो जाएगा, ये भी क्या चलेगा, 0 की तरफ चलेगा। इसका मतलब t2 c2 किसकी तरफ चलेगा, t1 c1 की तरफ चलेगा। इसका मतलब जो b पॉइंट है वो a पॉइंट की तरफ चलेगा। यानी कि यही रिलेशन था कि c2 t2 पॉइंट किस पॉइंट की तरफ चलेगा, c1 और t1 पॉइंट की तरफ चलेगा, जिससे कि हमारा ये रिलेशन क्लियर हो जाएगा। तो रिलेशन यही था कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है ना, जो डेल्टा टी है वो किसकी तरफ चल रहा है, 0 की तरफ चल रहा है। जैसे हमारा डेल्टा सी और डेल्टा टी भी क्या था, 0 की तरफ चल रहा था। तो क्या मिलेगा हमको, डी सी अपॉन डी टी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि ये फार्मूला कैसे आया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं। कुछ रिलेशन है जिसको हमको बात करनी है। जैसे एक रिलेशन होता है कंसंट्रेशन का, दूसरा होता है मोल का, तीसरा होता है प्रेशर का। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही हम समझने वाले हैं यहाँ पर। तो एक बार हम देखेंगे कंसंट्रेशन और मोल में क्या रिलेशन है, फिर कंसंट्रेशन प्रेशर में क्या रिलेशन है, और प्रेशर और मोल में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कंसंट्रेशन में बात करने वाले हैं, मतलब इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है। तो हमको पता है कि C बराबर क्या होता है, N/V होता है। C बराबर क्या होता है, N/V। तो dC अपॉन dt क्या हो जाएगा, d अपॉन dt N/V हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस dC अपॉन dt बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस 1 अपॉन v dN अपॉन dt लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि C बराबर क्या है, N/V है। तो इसको हम PV बराबर nRT से लिखे हुए हैं, PV बराबर nRT, ठीक है। तो यहाँ पर जो B/N लिखा गया है, P बराबर क्या हो जाएगा, N/B। N/B को क्या लिखा गया है, C लिखा गया है। यहाँ पर क्या है, C। तो N/B को मैं क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ। तो ये रिलेशन निकल के आया है कि DC अपॉन dt बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस 1 अपॉन B dN अपॉन dt लिख सकते हैं यहाँ पर। चूँकि यहाँ पर R और T क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो बाकी हम लोग इसको DN और DC और DN में लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन निकला है ये DC और DN में निकला है, यानी कंसंट्रेशन और मोल में निकला है। फिर सेकेंड रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है PV बराबर nRT लिख सकते हैं हम लोग, और P बराबर क्या लिख सकते हैं, N/V RT। और इसको और क्या लिख सकते हैं, अब दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, dP अपॉन dt लिख सकते हैं बराबर RT अपॉन V, क्या हो जाएगा, RT अपॉन V। और N को क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, इधर बीच में ले लेंगे। चूंकि R क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, T क्या है, कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है हमारा, मोल बदल रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उनको आप बाहर ले लीजिए। तो dP अपॉन dt प्लस माइनस RT अपॉन V हो जाएगा, dN अपॉन dt हो जाएगा। तो ये हमारा बदल रहा है, यहाँ पर प्रेशर के बदलने के साथ साथ क्या बदल रहा है, यहाँ पर मोल बदल रहा है। एक तो फार्मूला ये हो गया। सेकेंड, अब यहाँ पर P बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, N/B CRT लिख सकते हैं। तो P बराबर क्या लिख सकते हैं, CRT, चूंकि N/B के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, CRT लिख सकते हैं। तो N/B बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ही होता है, तो CRT डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है। तो RT को आप बाहर ले लीजिए, अब जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे। अब बच रहा है क्या, प्रेशर, और क्या बच रहा है, कंसंट्रेशन। जब ये टाइम के साथ बदलेगा तो ये वेरी करेगा, मतलब इसका भी रेट होगा। तो ये प्रेशर और ये कंसंट्रेशन का रिलेशन आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं।
which is correct relation between dc upon dt comma dn upon dt and dp upon dt where c and p represent concentration, mole and pressure terms for gaseous phases। ये क्वेश्चन इन्हीं टर्म से रिलेटेड है। ये अभी जो हम लोग रिलेशन देखे हैं वही रिलेशन ये पूछा गया है। तो आप लोग जब देखोगे तो जो रिलेशन निकल के आएगा वो पहला आएगा, अभी हमने देखा। तो इसमें जो पहला रिलेशन आएगा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पहला ही आएगा, बाकी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आप फार्मूला देख के भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ट्रिक है कि पी बराबर एनआरटी, एक शॉर्टकट हम लोग देखने वाले हैं। पी बराबर एनआरटी, आपको पता है कि अगर पी बराबर एनआरटी है इसका मतलब पी बराबर एन के बराबर होना चाहिए, और आरटी क्या है, कांस्टेंट है। आरटी क्या है, कांस्टेंट है। तो जितना प्रेशर होगा उतना ही क्या होगा, मोल होगा इसके, यानी जो साइन इधर होगा वही साइन सेम इधर होना चाहिए, और जो साइन इधर होना चाहिए वही साइन इधर होना चाहिए। तो सेम साइन जैसे इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होना चाहिए, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर पहले में क्या बोलते हैं तीसरे में माइनस डी पी अपॉन डी टी, इधर क्या है प्लस आर टी अपॉन डी बी है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है, गलत है। फिर क्या दूसरे में देखिए, इसमें क्या है माइनस डी पी अपॉन डी टी है, प्लस डी एन अपॉन डी टी है, डी सी अपॉन डी टी है। कभी ये दोनों आपस में अपोजिट नहीं साइन हो सकता है ना, सेम साइन होना चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत है। बचा कौन, फर्स्ट, और ऑल तो हो ही नहीं सकता है, तो यानी ऑल ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। अब जो हमारा अगला आ रहा है क्वेश्चन वो आ रहा है रेट एक्सप्रेशन का। अब रेट में केमिकल काइनेटिक में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो रेट को समझने में होती है, रेट एक्सप्रेशन को लिखने में होती है। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए, उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। जैसे कोई रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर प्लस डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग पढ़े होंगे, जिधर से खर्च हो रहा है, जिधर से अभिकारक है यानी कि रिएक्टेंट है, जिधर से खर्च हो रहा है उधर क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, और जिधर बन रहा है प्रोडक्ट उधर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो इसको हम सीखने वाले क्यों प्लस लिखते हैं और क्यों माइनस लिखते हैं। इसको मैं मोल से रिलेट किया हूँ कि अगर एक मोल इधर खर्च होगा तो एक मोल इधर बनेगा, और जिधर खर्च होगा उधर क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है, और जिधर बनेगा उधर क्या लिया जाता है, प्लस लिया जाता है। तो जिधर अगर खर्च हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो यहाँ पे ए क्या होगा, खर्च होगा, और ए को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो माइनस डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लस डी बी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड डी बी क्या हो रहा है, बन रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब क्या होता है, प्रकट होना। तो डी ए, इधर से ए जितना गायब होगा बी उतना उधर बनेगा, इधर से ए जितना गायब होगा बी उधर क्या बनेगा, उतना प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं इधर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बोल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको और कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2a है और 3b और 4c में ये टूट रहा है, तो हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 टाइम में यहाँ पर कैसा था, कंसंट्रेशन 5 था, और इसका कंसंट्रेशन 0 था, इसका भी कंसंट्रेशन 0 है। लेकिन t बराबर कुछ टाइम पे है ना, t टाइम पे ये क्या हो जा रहा है, 5 - 2 हो जाएगा, क्योंकि अभी कैसा इनिशियल मोल 2 है, तो कैसा हो जाएगा -2। यहाँ पर बनेगा कितना, 3 मोल, यहाँ पर बनेगा कितना, 4 मोल। अब इसी को है ना, डेल्टा ए में कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया, बी में कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया, डेल्टा सी में कितने का चेंज आया, 4 का चेंज आया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं रेट को, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए इधर ए की तरफ क्या हो रहा है, ये गायब हो रहा है, तो ए जितना गायब होगा उधर हम क्या लिखेंगे, माइनस, और जिधर बनेगा बी और सी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मतलब इधर क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। तो इनकी कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही सांद्रता है, यही कंसंट्रेशन है इसका, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो 1/2 यानी आगे वाली गिनती लिखी जाती है, आगे वाला नंबर लिया जाएगा और अपान में लिखा जाएगा। तो इसके नंबर को लिखते जाइए, जैसे यहाँ पर इसका लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस में 1/3 हो जाएगा चूंकि ये बन रहा है, और जब इसका लिखेंगे तो प्लस 1/4 हो जाएगा।
तो इसका कंसंट्रेशन अपॉन टाइम और बाकी इसका कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हो जाएगा धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर हम लोग -1/2 क्यों लिखे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पर एंटिटी देखा जाता है, पर एंटिटी कितना है उसका। तो जैसे हम लोग इसको देखना चाहते हैं तो ये पर एंटिटी कितना है, 2 है। तो अगर इसको हम कैंसिल आउट करना चाहें -2 को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर इसको 3 को कैंसिल करना चाहें, इसको +3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब +3 से डिवाइड करेंगे 3 को, और यहाँ पर 4 को कैंसिल आउट करना चाहें तो +4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एंटिटी लिखने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारे जो एंटिटी हो सेम हो। इसीलिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर -dA/dt लिखा जाएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बराबर क्या लिखा जाएगा, +dB/dt लिखा जाएगा। जबकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या लिखा जाएगा, dC/dt लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो कि बिल्कुल एवरेज वाले पे है, एवरेज रेट पे है। क्वेश्चन में क्या है, इन ए रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल टू 0.4 लीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट एवरेज रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो आपको पता है अगर कंसंट्रेशन है ना दिया गया है कि इतने टाइम में इतना डिक्रीज हो गया, मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन ए, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिख दीजिए। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा पर एंटिटी में पूछा जाएगा, यानी आगे जो नंबर दिया रहेगा उसको आप बटे में लिखोगे और माइनस लगा के लिखोगे, क्योंकि ए क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या होगा, बनेगा। तो डेल्टा ए अपॉन टी हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जबकि यहाँ पे डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, क्योंकि यही चेंज होता है। और टाइम कितना दिया गया, 10, तो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल कितना दिया गया है 0.4 और इनिशियल कितना दिया गया है 0.5। आप जब माइनस करोगे 0.1 मिलेगा, और 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और क्या है 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 10 नीचे 10 है, ऊपर जाएगा 0.01 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, मिलेगा कितना आपको, 0.05 मिल जाएगा। यानी आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 0.05। तो आज हम यहाँ पर यहीं तक ही क्वेश्चन किए हैं, बाकी हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे, बाकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आएंगे। ये चैप्टर बड़ा ही आसान होने वाला है। तो बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।